So hello everyone. So in this particular video, we'll discuss about few previous year questions जो आपके RDT से related हैं, ठीक है? So जैसे अभी हम सबसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, that is question number, this is fifth question, ठीक है? अब देखो इसमें उसने आपको क्या दे रखा है? वो कह रहा है कि given below are names and recognition sequence of few restriction enzymes that are used for cloning experiment, ठीक है? और हमें क्लीवेज साइट हर एक एंजाइम की यहाँ पे बता रखी है, ठीक है? जैसे इको R1 का बता रखा है GATTC, हिंग 2 GTY RAC। इसमें वाई क्या होते हैं आपकी पिरिमिडिन, आर होता है प्यूरिन। जैसे वाई मतलब कोई भी पिरिमिडिन हो सकती है, क्योंकि कई बार बच्चों को ये नहीं पता लगता कि वाई और आर क्या है। वाई मतलब पिरिमिडिन, यहाँ पर आपका कौन कौन सी होती है, COT, ठीक है? और प्यूरिन कौन सी होती है, AOG। इको R5 दिखा रखा है, बैम H1 दिखा रखा है और BGL2 दिखा रखा है। अब आप ये बताओ कि वो कह रहा है कि ये हमारे पास एक वेक्टर का फ्रेगमेंट है और एक ये इंसर्ट फ्रेगमेंट है, ठीक है? तो वो पूछ रहा है कि इनमें से जो ऑप्शंस हमें गिवन बिलो हैं, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर एंड इंसर्ट रिस्पेक्टिवली विच जनरेट कंपैटिबल एंड्स फॉर लाइगेशन, ठीक है? अब देखो इसमें बस आपने क्या देखना है कि या तो दोनों ब्लंट एंड बनाते हो या दोनों स्टिकी, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इको R5 तो कैसे बनाता है, स्टिकी। इको R1 जो सेंटर सर्वे कट करता है वो बनाता है स्टिकी, ठीक है? इको R5 हिंक 2 कैसा बना रहा है, ब्लंट। इको R5 भी ब्लंट बना रहा है, ठीक है? ये स्टिकी बना रहा है और नेक्स्ट वाला भी क्या बना रहा है आपका, स्टिकी, ठीक है? अब आप ये देखो कि क्या कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए। अब इको आर, अगर मैं इको R1 और 5 की बात करूं, ये स्टिकी बनाता है, ये ब्लंट, तो ये तो गलत है, ये हमें नहीं चाहिए। इको R5 ब्लंट बनाता है, ये भी ब्लंट बनाता है, तो ये चलेगा, ठीक है? बैम H1 भी स्टिकी बनाता है, ये भी स्टिकी बनाता है, तो ये भी चलेगा। BGL2 भी स्टिकी बनाता है, बैम H1 भी स्टिकी बनाता है। हिंग 2 बनाता है ब्लंट, ब्लंट, और ये बनाता है स्टिकी, तो ये नहीं चलेगा। तो मतलब B2C3, अच्छा इसमें मैच करने के लिए बोला उसने, चलो देख लेते हैं। तो अगर B है तो B2 के साथ चल सकता है, ठीक है? D4, डी डी कैसे एंड बना रहा है, BGL2 कैसे बना रहा था, स्टिकी। डी स्टिकी बना रहा है और फोर्थ बैम H1 भी स्टिकी बना रहा है, तो ये भी चलेगा, ठीक है? और ई का हिंक 2 और 1 ये दोनों कैसे बनाते हैं, ब्लंट। हिंक 2 भी ब्लंट, ये भी ब्लंट, ठीक है? ये ऑप्शन तो आपका बन रहा है। ए का 2, जैसे इको R1 कैसे बनाता है, स्टिकी। हिंग 2 कैसे बनाता है, ब्लंट, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन गलत होगी। इधर इको R1 स्टिकी, ये भी स्टिकी, चलो A5 हो सकता है। बैम H1 और 1 ये भी गलत हो गया, क्योंकि बैम H1 स्टिकी बनाता है, इको R5 ब्लंट बनाता है। फिर C का 4 कि चलो बैम H1 हो सकता है दोनों। BGL2 का इको R5 ये भी गलत हो गया, ठीक है? तो सिर्फ आपका ये वाला कॉम्बिनेशन सही बनेगा। अब देखो ना, दिखने में कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन अब बात पता है क्या होती है, हमें रिस्ट्रिक्शन साइट ऐसे याद नहीं करनी है। अभी जितने ज्यादातर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा ना, उसमें आपको ये खुद ही बता रखा होगा। तो पहला पॉइंट तो मेरे को, फर्स्ट मेरा पॉइंट क्या था, मैंने ये देखा कि कौन सा स्टिकी बना रहा है, कौन सा ब्लंट बना रहा है, ठीक है? और फिर उसने मुझे नीचे कॉम्बिनेशन पूछे हुए हैं। अगर मैं वेक्टर का स्टिकी बना रहा हूँ तो मुझे इंसर्ट फ्रेगमेंट का भी स्टिकी चाहिए, और अगर मुझे वेक्टर का ब्लंट है तो मुझे इंसर्ट फ्रेगमेंट का भी ब्लंट चाहिए, ठीक है? चलो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको ट्राई करो। ठीक है, सो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम्स यूज्ड फॉर क्लोनिंग ए लीनियर इंसर्ट फ्रैगमेंट इनटू digested plasmid vector would have
the least probability of generating self-ligated vectors in a cloning experiment following complete digestion of all vector molecules and no further enzymatic treatment of a vector। ठीक है, देखो सेल्फ लाइगेशन का मतलब क्या होता है। जैसे चलो कई बार आपके पास एक वेक्टर होता है, ठीक है, आपने उस वेक्टर को मान लो एक जगह पे कट कराया, तो उसके बाद क्या होता है ना कि ऑब्वियसली यहाँ पर एक तरफ आपका 5' होगा, एक तरफ आपका 3' होगा। ये दोबारा भी तो बॉन्ड बना सकते हैं ना। एक ऑप्शन तो ये होते हैं ना कि आप फॉस्फेटेज यूज करके इस फॉस्फेट को हटा दो। एल्केलाइन जो फॉस्फेटेज आता है ना, एल्केलाइन फॉस्फेटेज के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि वो किसको हटाता है, फॉस्फेट को। तो एक तो उससे हम सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने क्या यूज करना है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। बट इस केस में क्या ना, इसमें चलो हम एल्केलाइन फॉस्फेटेज तो नहीं यूज कर रहे। तो मेन क्या होता है ना, इसमें मेन फंडा ये होता है कि जैसे जो वेक्टर है आप उसको ना दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराओ, दो जगह पे अलग अलग कट कराओ, ठीक है ना। जैसे अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, एक ही कट है, इसमें भी एक ही कट है, इसमें भी एक ही कट है। तो इस केस में सेल्फ लाइगेशन के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप उसको दो जगह कट करा दोगे, ठीक है, तो उसमें फिर सेल्फ लाइगेशन के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो वेक्टर को भी हमने दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा दिया और इंसर्ट को भी। एक्चुअली क्या होता है ना, जो आपका जैसे ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो एक तरफ आपका डिफरेंट स्टिकी एंड होगा, दूसरी तरफ दूसरा स्टिकी एंड होगा, दो अलग अलग टाइप के स्टिकी एंड होंगे, ठीक है। तो एक तरफ एक स्टिकी एंड ही लग पाएगा, दूसरी तरफ दूसरा ही लग पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमें एक ही एंजाइम से कट कराना होता है। अगर आपके पास जो डीएनए है, तो आप इधर अलग स्टिकी एंड बनवा लो और इस तरफ अलग बनवा लो, और फिर वो बेस्ट ऑप्शन रहती है कि वेक्टर को भी आप दो एंजाइम से कट करा रहे हो और इंसर्ट को भी। तो इस केस में सेल्फ लाइगेशन के चांसेस सबसे कम रह जाते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, थर्ड, ठीक है। वेक्टर को आप देख रहे हो चारों केसेस में बेस्ट कौन सा है, जिसमें आप दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसे कट करा रहे हो। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, कहता है ये एक प्रेजेंटेशन है रिस्ट्रिक्शन साइट्स की, जिसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं। मल्टीपल क्लोनिंग मतलब जहां पर आप डीएनए को डाल सकते हो, क्योंकि वेक्टर के अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती हैं। और हर एक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका हमें बता रखा है, जैसे हिंड 3 क्या करता है, SMA1 क्या करता है, XHO1 क्या करता है और TST1 क्या करता है। कहते हैं इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम फ्रॉम द वेक्टर कैन बी यूज्ड फॉर क्लोनिंग ए डीएनए फ्रेगमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम SAL1 एंड हिंड 2। तो ये दो तो आपने डीएनए फ्रेगमेंट को इन दोनों से कट कराया है। तो क्लोनिंग जो वेक्टर है उसको हम कौन से दो एंजाइम से कट कराएं, ताकि जो डीएनए फ्रेगमेंट इन दोनों एंजाइम से कट कराने के बाद आया है उसको आप इंसर्ट कर सको। तो बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। अब वो है ना कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है, एक तरफ आपने किससे कट कराया, उसको SAL1 और एक हिंड 2 से, मतलब इसने बनाया ब्लंट, और एक तरफ कौन सा है, स्टिकी, सॉरी स्टिकी और ब्लंट, मतलब इधर इधर स्टिकी है और दूसरी तरफ कैसा है आपका, ब्लंट, ठीक है। मतलब ये स्टिकी एंड है, ये ब्लंट है। तो मतलब आपको मतलब वो वाला पहले लिखना है जो स्टिकी बनाए और ब्लंट। अब जैसे इसमें हम ऑप्शन 1 देखें, तो SMA1 क्या बनाता है, ब्लंट, और हिंड 3 स्टिकी, ये दोनों तो स्टिकी हैं, ये स्टिकी और ये ब्लंट, और ये दोनों भी कैसे हैं, स्टिकी। तो फिर ये आंसर आना चाहिए ना कि ऑब्वियसली जैसे उसने इस ऑर्डर में लिखा है कि स्टिकी और ब्लंट, एक तरफ स्टिकी चाहिए दूसरी तरफ ब्लंट, तो XHO1 इस तरफ बना देगा आपका स्टिकी एंड, और SMA1 कैसा बना देगा आपका ब्लंट। तो क्या आंसर होगा आपका, सी, ठीक है। चलो वो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है इन्हें क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट, एक हमने क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट करा
DNA molecule isolated as a PST1 fragment was inserted into the PST1 site of cloning vector that is 3 kb in length. कितनी length था उसकी? 3 kb. Digestion of the confirmed clones with PST resulted in appearance of a single band corresponding to 3 kb in an agarose gel. So what is the probable size of a clone fragment? 6 kb, 1.5, 3 kb और 4.5. ये तो चलो सिंपल ही है। देखो जो आपने डाला है अगर 3 kb का है और डाइजेशन के बाद आपको सिंगल बैंड 3 kb का दिख रहा है तो ऑब्वियसली वो क्लोन फ्रेगमेंट आपका 3 kb का ही है। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। वो कह रहे हैं कि आपके पास रेस्ट्रिक्शन प्रोफाइल्स हैं, 4.8 kb प्लाज्मिड है और 4 डिफरेंट एंजाइम है। कहता है जब E1 से कट कराया, E2, E3, E4, तब तो सेम ही है, आ रहे हैं। जब E1 और E2 से कराया तो 50 और 4.3 आ रहा है। जब E2 और E3 से कराया तो 400 और 4.4 आ रहा है। E3, E4 से कराया तो 2 और 2.8 आ रहा है। और E1 और E4 से कराया तो 1.9 और 2.9 आ रहे हैं। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? जैसे आप एक तो अकेला दे रहे हो तब तो सेम साइज के ही आ रहे हैं, बट जब आपने E1 प्लस E2 दिया, ठीक है, जैसे अगर इसको हम मान के चलें तो देखो एक चीज तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जानी चाहिए कि ये मतलब सर्कुलर है। तो जब आप एक एक ही दे रहे हो तो बस वो उसको लीनियर कर रहा है, वो उसको लीनियर कर रहा है। तो E1 का काम तो मतलब एक तो क्या कर रहा है आपका, सर्कुलर से उसको लीनियर लेके आ रहा है, जैसे यहाँ पे E1 उसको वो कर दिया। अब E2 के साथ 500 और 4.3, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल E2 आपका यहाँ पे कट कर रहा है तो तब कितना आ रहा है? 500 एंड 4.3। ठीक है, जब E2 और E3 दिया तो 400 और 4.4। तो इसका मतलब क्या है कि E3 यहाँ कहीं कट कर रहा है, तभी उसमें एक 400 का आ रहा है और एक आपका 4.4 का आ रहा है। जब E4 दिया तो 2 और 2.8। ठीक है, इसको हम अलग से दिखा देते हैं। E3 और E4 में, तो E4 में एक 2 का आ रहा है, एक 2.8 का आ रहा है। और जब E1 और E4 दिया तो इसका मतलब हम्म रीजनिंग का नहीं है ना। E1, E2 और इसमें E1 और E4 दिया तब आपने 1.9 और 2.9 का है। इसको एक साथ ही बनाना पड़ेगा। देखो इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास ये एक, मान लो हमने एक एक तरह से, वैसे एक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सर्कुलर है। ठीक है, क्योंकि जब आप E1 से कट करा रहे हो, E2 से कट करा रहे हो, E3, E4, तो सेम ही साइज का आ रहा है। ठीक है, तो मतलब बस वो क्या कर रहे हैं, एक तो ये इंडिकेशन है कि वो सर्कुलर है, और दूसरी ये इंडिकेशन है कि एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है। E1, E2, E3, E4 की एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है, मतलब उससे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट आपकी नहीं है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो हमने एक DNA मान लिया कि, क्योंकि एक एंजाइम जैसे E1, E2, E1, E3, E1 वो तो एक तो लीनियर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका काम तो क्या है, जैसे आप दो दे रहे हो ना, एक लीनियर कर रहा है, एक कट कर रहा है। अब जैसे पहले केस में E1 दिया तो ये था, तो E1 के साथ आपने फिर E2 दिया, तो मान के चल रहा है कि E1 ने तो लीनियर कर दिया और E2 ने दो फ्रेगमेंट कर दिए। तो मतलब ये आपका यहाँ पर E2 है। ठीक है, जिसके वजह से साइज कितना आ रहा है, 504.3, ये E2 है। ठीक है, फिर जब आपने E2 और E3 दिया तो इसका मतलब E2 तो क्या कर रहा है, फिर वही
लीनियर कर रहा है, E3 ने 400 और 4.4, ठीक है। तो E3 फिर आपका इधर होगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट वाले में साइज कितना आ रहा था 500 और 4.3, इसमें 400 और 4.4। फिर जब आपने E3 और E4 दिया, इसका मतलब E4 2 और 2.8, तो E4 कहीं कहाँ पे कट कर रहा होगा आपका, यहाँ कहीं पे, क्योंकि 2 और 2.8 आ रहा है, ठीक है। तो ये E4 है। और जब आपने E1 और E4 दिया, ठीक है, तो इसमें आप क्या, क्योंकि E2 E3 इसका तो हो गया, अब मतलब E1 का हमने देखना है, ठीक है। क्योंकि E4 ने तो पहले वही लीनियर करा, हम यही मान के चलेंगे कि जब ये एंजाइम पहले, ये एंजाइम उसको सर्कुलर से लीनियर कर रहे हैं और दूसरे वाला उसको कट कर रहा है, ठीक है। अब E1 1.9 एंड 2.9, तो इसका मतलब E1 यहाँ कहीं पे है, क्योंकि E4 ने क्या साइज दिया था 2 और 2.8, तो इसके थोड़ा सा इधर कट करेगा, तो ये E1 है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बन रही है, क्योंकि ये जो उसने लिखा ना कि 2 रिकग्निशन साइट, ये तो बिल्कुल गलत है, 2 रिस्ट्रिक्शन साइट तो है नहीं। E2 सीक्वेंस E1 और E3 के बीच में है, यहाँ पे एंड होगा शायद। E2 सीक्वेंस जो E2 है वो E1 और E3 के बीच में, तो ये स्टेटमेंट सही है। द सीक्वेंस ऑफ रिकॉग्निशन साइट आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्लाज्मिड विद E3 इज E4 E2 E1। किससे डाइजेशन कराने के बाद, E3 से। देखो उसके बाद जो ऑर्डर है ना, वो तो E2 E1 E4 होना चाहिए। पहले E2 है, फिर E1 है, फिर E4 है। और तीसरे में क्या है कि E2 के बाद डाइजेशन कराने के बाद E1 E3 E4, E2 के बाद डाइजेशन कराने के बाद तो फिर E1 और E4 ही है, E3 तो उधर ही है। तो बस इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सेकंड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सेकंड। आया समझ में। तो ये RDT पे ना थोड़े ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप चाहे जितना भी वो याद कर लो, बट मेन थोड़ा सा उनका जो वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है वो ऐसा है, जो रिसेंट क्वेश्चन, ये रिसेंट ही मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन चलो मैं आपको और कराता हूँ, वो थोड़ा सा आपको आइडिया देगा कुछ। मैंने आपको एग्रोबैक्टीरियम के क्वेश्चन भी शेयर करे थे ना, इस कंसेप्ट पे बेस्ड आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए होता है DNA को, फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। अब क्या होता है ना, वही है कि स्पीड चाहिए आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, बट आपको कुछ कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना, कि वेक्टर को काटना है, उसको काटना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो आपको देता है। अब जैसे मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चन कराए ना, ये एक ही पेपर में आ रखे हैं, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, 10 नंबर के हैं। देखो ये 3 क्वेश्चन एक ही पेपर में आ रखे हैं, तीनों क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा ना आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में ना। तो इसमें ये नहीं है कि आप सीधा ही कुछ, आप RDT को रट के चले गए, वो रटने का कुछ फायदा ही नहीं होता। हाँ, ये कि आपके पास थोड़ा दिमाग में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते क्या है, ठीक है, उसको हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको आइडिया दे रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वो कह रहे हैं कि एक प्रोटीन डी है, उसको एक जीन बनाती है विच इज 5 kb लॉन्ग, और उसके अंदर 3 हिंड 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने क्या देखा कि 5 kb लॉन्ग है और उसके अंदर 3 हिंड 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है। फर्स्ट वन इज 0.5 kb फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, द सेकंड वन इज 2.5 kb फ्रॉम द फर्स्ट साइट, एंड थर्ड वन इज 0.5 kb टू द स्टॉप कोडॉन। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो ये मैंने एक जीन बनाई, ठीक है, कोई भी हम एक जीन शो करते हैं, मान लो ये मेरी जीन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक जगह पर आपकी स्टार्ट साइट है, मान लो यहाँ पर आपकी स्टार्ट साइट है, और ये आपकी क्या है, जहां पर स्टॉप है, कोडोन आता है। फर्स्ट वन इज 0.5 kb फ्रॉम स्टार्ट साइट, अगर ये स्टार्ट साइट है तो उससे 0.5 kb मेरा अवे है, ठीक है। दूसरी जो है वो 2.5 kb फ्रॉम द फर्स्ट साइट, मतलब इससे 2.5 kb अवे, तो टोटल इनिशियल से कितना हो गया, 3.5 kb, ठीक है। और जो लास्ट वाली है वो 0.5 kb है फ्रॉम द स्टॉप कोडॉन, तो ये बीच में कितना रह जाएगा, 1.5, ठीक है। ये तो समझ आ गया। कहता है जो सेकंड साइट है वो पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या है कि इसमें ना मतलब चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर तो ये फंक्शनल है तब तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा,
पॉलीमॉर्फी का मतलब है अगर यहाँ पे कुछ म्यूटेशन है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे कट नहीं करेगा, ठीक है। तो सेकंड साइड पॉलीमॉर्फी का क्या मतलब है, अगर आप इसको नॉर्मल मान के चल रहे हो ना, ये नॉर्मल कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन है म्यूटेटेड वाली। म्यूटेटेड वाले केस में क्या होगा कि जो सेकंड वाली साइट है वो आपकी फंक्शनल नहीं होगी, कि जो सेकंड वाली साइट है वो आपकी फंक्शनल नहीं है, तो उसे मतलब फर्स्ट साइट पे तो वो कट करेगा, और जो आपका ये वाली साइट है यहाँ पे भी कट करेगा, लेकिन यहाँ पे कट आपका नहीं करेगा, ठीक है। So, when in order to find out whether fetal cells contain the normal or mutated gene, the genomic DNA from the fetal cells was isolated. हमें एक fetus में देखना है कि उसमें जीन नॉर्मल है या म्यूटेटेड है, उसको हमने हिंड 3 से कंप्लीटली डाइजेस्ट करा, एग्रोस जेल पे सेपरेट करा, मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया, और हमारे पास एक प्रोब है। प्रोब किसके बीच में है, सेकंड और थर्ड रिस्ट्रिक्शन साइट के बीच में, ठीक है। सेकंड और थर्ड का मतलब क्या है, जो मेरे पास प्रोब है वो किसके बीच का है, इसके बीच का है, इस साइड इतने जो रीजन है इसके बीच के लिए मेरे पास प्रोब है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर फीटस सेल हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, उसके अंदर एक एलील तो नॉर्मल है और दूसरी एलील कौन सी है, म्यूटेटेड है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा बैंड पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, अगर क्या है वो हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब उसमें एक नॉर्मल और एक म्यूटेटेड एलील है। सो अकॉर्डिंग टू यू आपको कौन सा पैटर्न इसमें से देखने को मिलेगा, बताओ क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मेन क्या है ना, जो प्रोब है, प्रोब किसके बीच में है, सेकंड और थर्ड रेस्ट्रिक्शन साइड के बीच में, बस आप ये याद रखो। अब देखो नॉर्मल वाला है, नॉर्मल वाले में तो आपके पास ये वाला बैंड आएगा, जैसे 0.5, 2.5, 1.5 और 0.5 वाले दो आएंगे, लेकिन जो प्रोब है ना वो सिर्फ 1.5 वाले रीजन से बाइंड करता है, तो एक बैंड तो आपके पास ये वाला आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो जिसमें म्यूटेटेड है उसमें तो ये पूरा फ्रेगमेंट आएगा, बट प्रोब तो उसमें भी यहाँ पे लगेगा ना, तो इस केस में ना दो बैंड आएंगे, एक तो आएगा 1.5 का, क्योंकि ना ये प्रोब पे डिपेंड करता है मेरा प्रोब किसके अगेंस्ट है। अगर मैं कह देता प्रोब टू फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, तब मेरा आंसर 2.5 और 4 होता। अभी मेरा आंसर क्या होगा, 1.5 एंड 4। ये देखो ना बीच वाली साइड है नहीं, तो ये फ्रेगमेंट आएगा, तो प्रोब, अब ये ना प्रोब तो इन दोनों के बीच का है, तो इन दोनों के बीच का पार्ट तो ये है ना इसमें, तो प्रोब इधर भी बाइंड करेगा इधर भी बाइंड करेगा। अगर वो कह देता मेरे पास प्रोब फर्स्ट और सेकंड के बीच का है, तो उस केस में 4 तो उस केस में भी आता, लेकिन दूसरा फिर 2.5 का आता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सेकंड ऑप्शन। ये जो प्रोब होते हैं ना, एक्चुअली जैसे अब आप प्रोब का मेन मोटिव क्या होता है कि जैसे जो भी आपका डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, जैसे हमें इसका सीक्वेंस पता है कि इन दोनों के बीच का क्या सीक्वेंस है, ठीक है, तो वो वहीं पे जाके बाइंड करेगा, ठीक है। ये नहीं है कि बाकी फिर हमें, क्योंकि इस केस में क्या प्रॉब्लम थी, इस केस में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं है, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट नहीं कर रहा, तो अब ये पूरा डीएनए है, प्रोब इतने से पार्ट के साथ तो लगेगा ना, तो उस केस में जो बैंड है वो आपके 4 KB का आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सेकंड, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया विच आर रिलेटेड टू आरडीटी, ये प्रीवियस ईयर नेट के पेपर में आ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं और ब्लैंक स्पेसेस आपको गिवन है। कहता है एक प्लाज्मिड वेक्टर digestive एंजाइम दैट जनरेट्स 3 प्राइम ओवरहैंग्स कैन बी मेड ब्लंट एंडेड यूजिंग, so that will be your मूंग बी न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि मूंग बी न्यूक्लियस क्या करता है, वो जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है पोर्शन उसको कट कर देता है, क्योंकि ओवरहैंग का मतलब क्या है कि उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन है। अगर किसी में 30% ए, 35% जी, 20% सी, 15% सी है, टी है, तो इसका मतलब वो सिंगल स्टैंडर्ड है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड में तो ए और टी और जी और सी इक्वल होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ओनली ट्रंकेटेड मॉलिक्यूल ऑफ transgene derived mRNA in transgenic plants generated using a transgene from a prokaryotic source is most likely due to, तो उसका क्या रीजन हो सकता है, कई बार ना ये हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा था, पोटेंशियल पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल, क्योंकि पॉली ए साइड चॉइस होती है। अब मान लो एमआरएनए तो मान लो इतना बड़ा बन गया, ठीक है,
मतलब नॉर्मली इतने mRNA का प्रोटीन बनना चाहिए था, बट उसमें ना पॉलीसाइड चॉइस होती है, क्योंकि है तो वो किसका, बैक्टीरिया का है। बैक्टीरिया में तो पॉलीआइडिनेशन होती नहीं है। अब वो यहाँ पे अगर पॉलीआइडिनेशन होगी तो फिर छोटा प्रोटीन ही बनेगा। ट्रंकेटेड शब्द का मतलब क्या होता है, छोटा प्रोटीन। तो वो उसका रीजन क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल पॉलीआइडिनेशन सिग्नल। और ये मैंने आपको कल ही बताया था, डीएनए और प्रोटीन के बीच में अगर आपने इंटरेक्शन स्टडी करनी है तो उसके लिए टेक्निक मैंने आपको बताई थी, 3 टेक्निक। कौन कौन सी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, डीएनए फुटप्रिंटिंग और चिप। चिप इज क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन ऐसे। बस। तो आपने डीएनए प्रोटीन की इंटरेक्शन स्टडी करनी है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। क्या था इसमें बताओ। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन और ये आप ट्राई करना, ये भी सेम एग्जाम में। इसमें वही दे रखा है, डीएनए फ्रेगमेंट है एग्रोस जेल पे, आपने अलग अलग एंजाइम्स दिए और उसके बाद ये फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ये भी 4 नंबर का, सेम पेपर के अंदर, 2023 इवनिंग शिफ्ट। ठीक है। सो तो वही है ना, आप देख रहे हो कि इस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि बस थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि एक्चुअली ये वेक्टर क्या होते हैं, कैसे कट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करना ट्राई। ठीक है, चलिए बाकी फिर आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।